The denoting of market value of investment in brackets is in keeping with the convention of. जो हम मार्केट वैल्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट का ब्रैकेट में बताते हैं, फुटनोट में बताते हैं, वो किस कन्वेंशन द्वारा ये चीजें बताते हैं. तो पहला ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दूसरा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, तीसरा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, चौथा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर में हम उसकी रियल वैल्यू बताते हैं. ठीक है, ब्रैकेट्स के हम. द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एनविसेजेस. अब एनविसेजेस का मतलब क्या होता है? एनविसेजेस का मतलब होता है टू एनविसेज इज टू इमेजिन समथिंग दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट. मतलब कि एनविसेजेस का मतलब हो सकता है कि जो चीज हम मान करके चल रहे हैं, जो अभी हुआ नहीं है, जो हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में होगा. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या, किस चीज के ऊपर है, किस एनविसेजेस के ऊपर है, मतलब वो क्या चीज बताता है. तो पहला ऑप्शन है हमारा एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड फ्यूचर प्रोडिक्शंस. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पास्ट ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं करता, ये फ्यूचर की बात करता है. ठीक है, तो पास्ट ट्रांजेक्शन एंड फ्यूचर, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा ऑप्शन है सेल दैट आर लाइकली टू ऑकर. ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सेल दैट हैव बीन मेड ऑन लीगल ऑब्लिगेशंस बाय द कस्टमर टू पे फॉर देम और फॉर विच मनी हैज बीन रिसीव्ड. और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जो सेल है दैट हैव बीन मेड ऑन अ लीगल ऑब्लिगेशंस, जो सेल हुआ है लीगल ऑब्लिगेशंस के बेसिस के ऊपर, जिसमें कस्टमर बाय द कस्टमर टू पे फॉर देम और फॉर विच मनी हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. इनमें से कौन सा एक या एक से ज्यादा जो एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. तो पहले एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल विच हैज डेफिनेट लाइफ. देखिए फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़कर के ज्यादातर चीजों में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन लगता है. और वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं. तो इनटेंजिबल एसेट्स में एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने पहला ऑप्शन दिया कि एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल विच हैज डेफिनेट लाइफ. दूसरा कह रहे चार्जिंग स्मॉल वैल्यू कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तीसरा नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स. और चौथा है ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ देम. सारे के सारे ऑप्शन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इंटेंजिबल एसेट्स को दिया जाता है जैसे गुडविल. उसके बाद चार्जिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल आइटम्स एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है. नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये सारा का सारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आता है. तो ऑप्शन है ऑल ऑफ देम सही जवाब. अगला क्वेश्चन है द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस. जहां एविडेंस आ जाता है ना, तो वहां पे हम बिल्स की बात करते हैं, इनवॉइसेस की बात करते हैं. हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग में ज्यादातर जहां पे एविडेंस आता है तो वहां पे हम किसी रिसीट की बात करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं. तो इन्होंने बोला और उसी से हम क्या करते हैं कि हम वेरीफाई करते हैं. एविडेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वेरीफाई करना होता है. द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट एनविसेजेस द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. तो एविडेंस के बेसिस के ऊपर हम जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब ये किस चीज को सपोर्ट करता है. तो एविडेंस क्या सपोर्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है सपोर्टेड बाय वेरिफिकेशन बाय ऑडिटर्स. दूसरा सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट परसेप्शन. तीसरा ऑप्शन है सपोर्टिव बाय द ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और चौथा है supported by invoices, correspondence, vouchers and business documents. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस, करस्पॉन्डेंस, वाउचर्स एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो भी एविडेंस के बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसे वेरीफाई कैसे करते हैं, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसे आप कैसे वेरीफाई करोगे. तो इनवॉइसेस के बेसिस के ऊपर, करस्पॉन्डेंस के बेसिस के ऊपर, वाउचर्स के बेसिस के ऊपर
बिजनेस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर, ना कि आप ऑडिटर्स, ऑडिटर ने क्या कह दिया, उसने सही कहा गलत किया तो आप कैसे उसकी बात मानोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब हम मान करके चल रहे हैं, हर इंसान का परसेप्शन अलग है, तो ये हम नहीं लेकर के चल सकते बिजनेस में। तीसरा था सपोर्टिव बाय ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी ये भी गलत आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ये हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर है सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस, करेस्पॉन्डेंस, वाउचर्स एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है। पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है कंजर्वेटिज्म, चौथा है अक्रूवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंजर्वेटिज्म फंडामेंटल अजम्पशन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की कैटेगरी में नहीं आता, गोइंग कंसर्न आता है, कंसिस्टेंसी आता है और अक्रूवल आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंजर्वेटिज्म इज नॉट, मतलब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, राइट। अगला क्वेश्चन, necessary accounting assumptions upon which accounting is based may be termed as, जो नेसेसरी अकाउंटिंग अजम्पशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियाज, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। तो देखिए आइडियाज तो होता नहीं है, रूल्स भी नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में सही जवाब होगा कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी अजम्पशंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, what determining net profit, all cost which are applicable to revenue of the period are charged against that revenue, which concept is being followed। इन्होंने बोला कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट हुआ उसी के बेसिस के ऊपर हम सारे खर्चे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ना ये नहीं होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और लास्ट में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास इनकम जनरेट हुई है क्या उसी बेसिस पे खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो आपने रिसीव किया, जो आपका रेवेन्यू था, जो आपका डेबिट था, क्या वही क्रेडिट था, जो आपका क्रेडिट था उसी बेसिस पे डेबिट था। तो यही है हमारा to determining, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड आर चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। तो जो भी खर्चे हैं वो उस रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोपराइटर और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी चीज बिजनेस में हो रही है, जो जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जो भी इवेंट बिजनेस में होता है जिसे मनी में मेजर कर सकते हैं उसका हमें रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, बिजनेस से कोई चीज जाती है तो कोई चीज आती भी है, ठीक है, कुछ डेबिट होता है तो कुछ क्रेडिट भी होता है, लेकिन उसे मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पास इनकम थी वही खर्चा हुआ, मैच किया, डेबिट क्रेडिट मैच किया, बैलेंस शीट टैली की, मैच कराई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मैच कराने की कोशिश करते हैं हम, सारे खर्चे निकालते हैं उसी में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म परचेज 5 ब्रीफ केसेस फॉर इट्स मैनेजर्स कॉस्टिंग 500 ईच। एक फर्म ने क्या किया कि 500 रुपए के 5 ब्रीफ केस खरीदे, ठीक है, अपने मैनेजर्स के लिए। द अकाउंटेंट चार्ज्ड इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज एसेट। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, लो, ठीक है, एसेट में दिखाने की जगह। दिस वॉज डन अंडर, ये किस बेसिस पे किया गया, ये कंसिस्टेंसी के बेसिस के ऊपर किया गया, ये बिजनेस एंटिटी के बेसिस के ऊपर किया गया, ये मनी मेजरमेंट के ऊपर किया गया या मटीरियलिटी के ऊपर किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसने मनी को मेजर किया, किससे, अपने रेवेन्यू से अपने खर्चे को निकाला, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर उसने इन सारे एसेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। Our next question is, dash transactions are not recorded in accounts owing to the money measurement concept। इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसी को लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है
जिसे हम इनमें से कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा फिक्टिशियस, तीसरा इलीगल और चौथा क्वालिटेटिव। तो देखिए, अगर हम बात करें क्वालिटेटिव तो हम मनी के टर्म में मेजर कर ही नहीं सकते, लिखना दूर की बात है। इलीगल को भी नहीं लिख सकते हम, इलीगल कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है बिजनेस में। फिक्टिशियस भी नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव सही जवाब नहीं होगा इसमें। फिक्टिशियस को भी हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इलीगल को भी हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन किसी की क्वालिटी को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन होगा क्वालिटेटिव। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। तो ये क्वालिटेटिव, जैसे हम किसी की क्वालिटी को मनी के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं? किसी की एब्स्ट्रैक्ट, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना लॉयल है, हम मनी के टर्म में मेजर कर ही नहीं सकते हैं। इलीगल ट्रांजेक्शन हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं कि हमने कोई काम इलीगली किया, ठीक है। बिजनेस में कोई बिजनेस हमने इलीगल कोई सामान बेचा, कोई भी चीज। फिक्टिशियस एसेट्स को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव को मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड in the accounts owing to the money measurement concept is qualitative transactions, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, the system of recording cash based on the dual concept of business transactions is called dash system। उस सिस्टम का नाम बताइए जिस सिस्टम के बेसिस के ऊपर हम कैश बेस्ड ट्रांजेक्शंस, जो भी कैश बेस्ड ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को। ऑप्शन है सिंगल एंट्री, दूसरा ऑप्शन है 2 टियर एंट्री, तीसरा ऑप्शन है डबल अकाउंट और चौथा है डबल एंट्री सिस्टम। आपको मालूम है डबल एंट्री सिस्टम, आपने कई बार सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूजफुलनेस, objectivity and feasibility are 3 basis norms generally found in accounting principles। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसमें यूजफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी और फीसिबिलिटी, ये 3 बेसिक नॉर्म्स पाए जाते हैं। क्या ये सही जवाब है? ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स और नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्योंकि हम जब भी जनरली हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम यही चीज चेक करते हैं, उसकी यूजफुलनेस को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को और उसकी फीसिबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैश बेसिस कंसिडर्स द रेवेन्यू एज रियलाइज्ड व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जो कैश बेसिस है बिजनेस में, कैश बेसिस कंसिडर्स द रेवेन्यू एज रियलाइज्ड। तो अगर आपने कैश में कोई सामान बेचा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एज रियलाइज, जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तब। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने गुड्स अभी प्रोड्यूस किया और आपने कैश बेसिस पे अगर कोई भी सामान बेचा तो उसे हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। देखिए, जरूरी है कैश बेसिस पे हो, ठीक है। तो वो आप उधार भी दे सकते हो। तो क्वेश्चन था, कैश बेसिस कंसिडर्स द रेवेन्यू एज रियलाइज्ड व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1 ईयर विद इट्स परफॉर्मेंस विद द नेक्स्ट ईयर इज यूज्ड ऑन। तो एक साल का जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो अगले साल के परफॉर्मेंस से जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो ये वर्टिकल कंसिस्टेंसी है, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी है, थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है, या ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है, इट्स हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, टी टाइप का, और हम एक ईयर को दूसरे ईयर से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो दिस कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1 ईयर विद इट्स परफॉर्मेंस विद द नेक्स्ट ईयर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। A last question is, accounting does not record non-financial transactions because of money measurement concept। अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहे थे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हम नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो किस चीज से रिलेटेड होती है? पहला ऑप्शन है प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल पोजीशन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रॉफिट के बारे में भी बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बताता है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं बिजनेस में, उन्हें किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा है एनालिटिकल ऑर्डर, तीसरा है सिस्टमैटिक ऑर्डर और चौथा नन ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये टाइम वाइज और डेट वाइज होता है। मतलब जो इवेंट जिस टाइम होता है उसको हम उसी मोमेंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है उसको उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो चीज 1 मार्च को हुई उसको हम 1 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज 2 मार्च को हुई 2 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे, जो इवेंट 3 मार्च को हुआ 3 मार्च को। तो डेट वाइज भी होता है एज वेल एज टाइम वाइज भी होता है कि सुबह 9 बजे अगर कोई इवेंट हो रहा है तो सुबह 9 बजे उसकी एंट्री हो गई, 9:30 बजे कोई इवेंट हो रहा है तो 9:30 बजे एंट्री हो गई। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट और टाइम वाइज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन मतलब जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं आइडेंटिफाई करके, इकोनॉमिक इवेंट्स को मेजर करके, तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंटर करते हैं। मतलब इवेंट को रिकॉर्ड करने का काम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का होता है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल ऑर्डर से हम उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि एन अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स इज एन अजम्पशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। अकाउंटिंग पोस्टुलेट एक अजम्पशन है जो अकाउंटिंग फील्ड में मतलब माना जाता है, जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, अकाउंटिंग की हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम और कुछ ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न हाउ ट्रांजेक्शंस आर ट्रीटेड एंड रिकॉर्डेड। सबसे इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स में हमें पता चलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं वो किस बेसिस के ऊपर, मतलब किस बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रीट करते हैं, उस बेसिस पे अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स बनाए गए हैं, उसी बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर पीरियड, एक्सचेंज, यूनिट ऑफ मेजर एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अकाउंटिंग जो होती है वो पीरियड की बेसिस पे भी होती है, टाइम पीरियड की बेसिस पे भी अकाउंटिंग होती है, एक्सचेंज के बेसिस पे भी होती है, गुड सर्विसेज, मनी ट्रांजेक्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर के बेसिस पे भी होती है, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डबल एंट्री बुक कीपिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग कहां से ओरिजिनेट हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इन इंडिया, दूसरा ऑप्शन इन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन इन इटली, चौथा ऑप्शन इन रशिया। तो आपको याद होगा इटली के बारे में हमने बताया था, लूकास पैसियोली के बारे में। तो इस क्वेश्चन का शुरू आंसर होगा इन इटली। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो बुक लिखी थी वो मतलब उसको जो इंट्रोड्यूस किया था, वो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो थे, उनका नाम था लूकास पैसियोली और वो इटली के रहने वाले थे। तो डबल एंट्री जो ओरिजिनेट हुआ था वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था? वो इटली से ओरिजिनेट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857, ऑप्शन 1494, 1400, 1594। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा 1494। डबल एंट्री सिस्टम जो पहली बार डिस्कवर हुआ था इटली में हुआ था, ठीक है, लूकास पैसियोली ने डिस्कवर किया था और इन द ईयर 1494 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम मींस। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन है हमारे पास, एंट्री इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, नो। एंट्री इन 2 रियल अकाउंट्स, नहीं, 2 रियल अकाउंट में एंट्री नहीं। 2 एंट्रीज इन 1 सेट ऑफ बुक्स, नहीं, ये भी नहीं होता, अकाउंट्स होते हैं। एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ 1 ट्रांजेक्शन, एग्जैक्टली। डबल एंट्री का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ 1 ट्रांजेक्शन, आपको मालूम है ना, डीआर डेबिट और सीआर क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है, अब बिल्कुल समझ रहे हैं इसको। तो एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ 1 ट्रांजेक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डबल एंट्री मींस। अब डबल एंट्री का मतलब क्या होता है?
डबल एंट्री का मतलब होता है, ऑप्शन है, टू रिकॉर्ड इन बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ टू डिफरेंट अकाउंट। अभी तो यही बताया तो भैया यही आंसर होगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। टू रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ टू अकाउंट्स, नहीं, क्यों सिर्फ डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड करेंगे, हम डेबिट भी करेंगे क्रेडिट भी करेंगे, मतलब कुछ आता है कुछ जाता है। गोल्डन रूल याद है ना आपको, मतलब डेबिट और क्रेडिट तीनों गोल्डन रूल्स में आते हैं। तो जो भी डबल एंट्री की बात करेंगे तो डेबिट साइड भी आएगा और क्रेडिट साइड भी आएगा, तो सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड करना बिल्कुल गलत। टू रिकॉर्ड द क्रेडिट इन बोथ द, क्रेडिट साइड में दोनों, नहीं। टू रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड अकाउंट, नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने पहले ही बता दिया, टू रिकॉर्ड इन बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ टू अकाउंट्स, टू डिफरेंट अकाउंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट होते हैं? वन एस्पेक्ट होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं एक एक्सपेक्ट होता है, दो एक्सपेक्ट होते हैं, 3 और 4। तो अभी बोला ना डबल एंट्री में कितने एस्पेक्ट होंगे? 2 एस्पेक्ट्स होंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी एक ही ट्रांजेक्शन में। आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ सामान खरीद के लाते हैं, बदले में पैसा देते हैं कि नहीं? मतलब कुछ आया, कुछ डेबिट हुआ, कुछ क्रेडिट हुआ, समझ रहे हैं? तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, उसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो 2 एस्पेक्ट हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल रिकॉर्डिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ दीज। आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग की शुरुआत बुक कीपिंग से होती है, लेकिन जो पहला स्टेज होता है वो हमेशा जर्नल होता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हमेशा पहला होता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग? इट इज जर्नल। फाइनल अकाउंट्स पहला, फर्स्ट स्टेज में फाइनल अकाउंट्स कैसे हो जाएगा? तो फाइनल अकाउंट्स गलत है। अब जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं तो लेजर पहला हो नहीं सकता, और लेजर के बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस पहला नहीं हो सकता। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जर्नल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट विथ विच बिजनेस इज कमेंस्ड इज कॉल्ड? जिस अमाउंट से हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है, कैश बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं, नन ऑफ दीज। देखिए बड़े कंफ्यूजिंग है, हम हमेशा कैश से बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि जिस अमाउंट से बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कैश नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहां पे भी वही सवाल पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट विथ विच बिजनेस इज कमेंस्ड इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैपिटल।